जय सिया राम। दोस्तों, आज से हम पंचांग के बारे में फिर से वीडियो बना रहे हैं, जो कि पहले से और भी डिटेल में होगा। मतलब कि हम एक उदाहरण लेते हैं पंचांग का, जो कि है श्री भादो माता पंचांग। इसी से हम आगे का कार्यक्रम करेंगे, या आगे का जो भी गणित है वो इसी के आधार पर करेंगे। तो पंचांग को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पंचांग बनते कैसे हैं, और पंचांग को पंचांग ही क्यों बोला जाता है। तो पंचांग को इसलिए बोला जाता है क्योंकि पंचांग जो है वो 5 अंगों को प्रदर्शित करता है, यानी कि 5 अंग को मिला करके पंचांग बनते हैं। तो उसमें से ये पहले एक है जो है तिथि, दूसरा है वार, तीसरा है नक्षत्र, चौथा है योग, और 5वां है करण। तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन सब को मिला करके बनता है पंचांग। ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे वो केवल तिथि पर करेंगे। तो तिथि जो है वो कुल कितने तिथि होते हैं, तो तिथियां होती हैं 30, यानी कि तिथि 30 होते हैं। ठीक है। अब 30 होते हैं तो ये 30 में से 15 होते हैं शुक्ल पक्ष के, और 15 होते हैं कृष्ण पक्ष के। यानी कि इसको शॉर्ट में अगर लिखते हैं तो इस तरह से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दोनों मिला करके 30 तिथियां होती हैं कुल। अब 30 तिथियां तो होती हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं? तो बनते हैं चंद्रमा और सूर्य के डिस्टेंस से। यानी कि पहले चीज तो ये समझ ले कि जो तिथियां हैं वो चंद्रमा के कलाओं का एक नाम है, कह सकते हैं कि चंद्रमा जितने कला बढ़ते हैं या घटते हैं उतने ही तिथियां हमें समझनी चाहिए। तो प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक, उसके बाद कृष्ण पक्ष में, फिर वापस प्रतिपदा से अमावस्या तक। तो जो अमावस्या आता है वो अमावस्या ही 16वां कला है। तो चंद्रमा को 16 कला संपन्न भी कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 15 तो पूर्णिमा हो गया और एक अमावस्या हो गया, तो अमावस्या को लेकर के 16 हो जाता है। तो 16 कलाएं चंद्रमा के होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? तो जैसे सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्रमा, जब दोनों का जो अंश होता है वो जब शून्य रहेगा, चंद्रमा का भी ये अंश है और सूर्य का भी, दोनों का जब बराबर बराबर रहेगा, यानी कि इसका भी 0 और सूर्य का भी 0, ये दोनों जब 0 अंश पर होते हैं तब वो अमावस्या होता है। तब क्या होता है? अमावस्या। लेकिन जैसे ही जब सूर्य से चंद्रमा का डिस्टेंस जब 12 डिग्री का हो जाता है तब एक तिथि समझना चाहिए, यानी कि ये 12 डिग्री तक। अब 12 डिग्री से एक कला भी अगर आगे बढ़ा तो वो दूसरा तिथि, यानी कि द्वितीय तिथि हो जाएगा। तो सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस 12 डिग्री तक हो तो प्रतिपदा तिथि, और 12 डिग्री से ऊपर हो तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही तिथियों का मान आएगा। तो इसको एक तरह से और भी इसे समझ सकते हैं। तो तिथि निकालने का जो प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से है। आज हम केवल तिथि के बारे में समझेंगे, ठीक है। और तिथि का जो निकालेंगे उसका सूत्र ऐसा है कि चंद्रमा
का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश बराबर अंतर, ठीक है, भागा 12 बराबर गत तिथि, ठीक है, ये सूत्र है। तो हम आज का उदाहरण लेते हैं। तो आज तारीख है 2, यानी कि 2 जुलाई 2022। तो 2 जुलाई 2022 हम यहाँ दिनांक भी लिख देते हैं, दिनांक 2/7/2022। तो सूत्र है हमारा चंद्रमा का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश। तो हमारा चंद्रमा का जो भोगांश है, भोगांश अर्थात जितना भोग चुका है, तो जो भोग चुका है वो कितने अंश पे चंद्रमा है और कितने अंश पे सूर्य है। तो हमारा चंद्रमा है 3 राशि 17 अंश पे, है ना। तो 3 ये साइन और 17 अंश, और सूर्य है ये चंद्रमा है, ठीक है। सूर्य है 2 साइन पास 15 अंश, ठीक। तब इसको अंश में बदलना पड़ेगा, क्योंकि शर्त ये है कि अंश में भोगांश मतलब भोगांश, ठीक है। तो अंश में बदलना होगा। तो 30 अंश का एक राशि होता है, और यहाँ पे 3 राशि है, साइन मतलब राशि। तो इसको 30 से गुना करेंगे, तो गुना 30 से अगर करेंगे तो 30 तिया 90 हो जाएगा, है ना। 0 3 तिया 9 90। तो 90 और ये 17 अंश तो है ही, तो इसको भी इसमें जोड़ देंगे। तो 7 9 और 1 10, ये हुआ चंद्रमा का। और सूर्य का उसी प्रकार 30 से गुना करेंगे तो 30 दूना 60 होगा। तो 5 6 और 1 7 75, ये सूर्य का है। तो चंद्रमा का भोगांश में से सूर्य के भोगांश को माइनस करना है। तो ये सूर्य का भोगांश है, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे। 75 ये माइनस किए तो 7 में 5 गया तो 2, और 10 में 7 गया तो 3, बराबर ये अंतर आया, है ना। तो अंतर में भाग देना है 12 का, क्योंकि एक तिथि 12 डिग्री का होता है, यानी कि 12 अंश का। तो इसमें भाग देंगे, अगर 32 को अगर 12 से भाग दिए तो 12 या 36 में ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, यानी कि 2 बार में जाएगा ये 24। तो 12 में 4 गया तो 8, यानी कि ये शेष बचा है। तो 2 तिथि तो बीत चुका है ना, और ये तीसरा तिथि चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा है ना गत तिथि, तो ये जो 2 आया वो गत तिथि हुआ, और ये चल रहा है वो तीसरा यानी तृतीय तिथि। तो इसमें एक और जोड़ देंगे यदि इसको, तब आपका हो जाएगा तृतीय तिथि। तो ये आज का तिथि आप पंचांग में देख सकते हैं तृतीया ही होगा। तो इस प्रकार से तिथि का या तिथि को निकालते हैं गणितीय माध्यम से। मतलब जो आपका ये अंतर आया उसमें से 12 का भाग देने के बाद यहाँ कुछ बचा, तो इसका मतलब जो बीत चुका है और अभी आने वाला तिथि का ये इतना हिस्सा और चल चुका है, ठीक है। तो इसलिए अभी यहाँ तृतीय तिथि लिखा जाएगा, क्योंकि द्वितीय तो बीत चुका है। गत तिथि यहाँ आ जाता है, गत होता है, मतलब कि ये वर्तमान तिथि का ये कुछ अंश है, ठीक है। तो इस तरह से समझना चाहिए। तो ये हुआ तिथि का ज्ञात करने का तरीका, कि तिथि को कैसे ज्ञात करें कि कौन सी तिथि चल रही है। और करण का भी इसी तरह से है। जैसे 12 अंश का एक तिथि होता है, तो 12 अंश का यानी कि तिथि का आधा भाग का एक करण का मान होता है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 6, तो 6 हुआ, तो 6 हुआ एक करण का मान, एक करण का मान, ठीक है। ये हुआ तिथि। अब यदि यहाँ पे अगर समझें तो एक शॉर्ट फॉर्म में आप ये समझ लीजिए
की जो तिथि है वो तिथि कितनी होती है? तिथि होती है 30, है ना, यानी कि 15 शुक्ल पक्ष की प्लस 15 कृष्ण पक्ष की, तो बराबर 30। वार होते हैं 7, नक्षत्र होते हैं 27 प्लस 1, ये अभिजीत है। ये है अभिजीत। तो अभिजीत आपको गिनती में आएगा, आपको मिलेगा, जैसे काउंट में अगर आप देखेंगे तो 27 नक्षत्र ही आता है, क्योंकि अभिजीत उत्तराषाढ़ और श्रवण के बीच में आता है, तो इसलिए इसका अलग से गिनती नहीं होता है। लेकिन कई कई मुहूर्तों में अब जहाँ अभिजीत का जिक्र होगा तो अभिजीत को भी काउंट करना पड़ेगा। तो इसलिए कुल मिला के 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन गिनती में मोटे रूप से मतलब 27 ही आते हैं। ठीक है, ये अभिजीत का अलग से गिनती नहीं होता, इसी के अंदर आते हैं। लेकिन जब अभिजीत की जब किसी मुहूर्त में अगर चर्चा हो तब आपको एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, ये उस समय काम आता है। तो अभी ये जानना जरूरी है कि 27 ही नहीं हमको मान के चलना होगा, क्योंकि 28 भी है, एक अभिजीत भी है, तो इसको लेके 28 नक्षत्र होते हैं। लेकिन जब गणितीय प्रक्रिया से निकालेंगे तब आपको 27 नक्षत्र ही आएंगे, क्योंकि 360 जो भचक्र का मान है, 360 में जब हम 27 का भाग देते हैं तो हमारा एक नक्षत्र का मान आता है। तो इस तरह से गड़बड़ाता नहीं है गिनती। जब नक्षत्र पे जाएंगे तो और भी अच्छे सूक्ष्म से तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल इतना समझिए कि नक्षत्र 27 होते हैं और एक अभिजीत भी होते हैं, तो उसको लेकर के 28 योग 27, लेकिन कहीं कहीं पे 28 योग का भी जिक्र है, तो अभी हम 27 योग ही मानकर चलते हैं, क्योंकि ये विश्व व्याख्यात है। करण 7 करण होते हैं जो कि चल, और 4 करण होते हैं जो स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो टोटल हो जाते हैं 11 करण, यानी कि जो चल करण है ये पुनरावृत्ति होते रहता है एक करण का। जैसे कि अभी हमने बताया था कि 12 डिग्री का एक तिथि होता है ना, तो एक तिथि में 2 करण आएंगे, तभी तो एक करण का मान 6 अंश है, और यहाँ पे हमारा 12 अंश का एक तिथि है, तो 6 और 6 यानी कि 12 को पुराने के लिए 2 करण की जरूरत पड़ेगी। तो एक तिथि में 2 करण आते हैं, तो 2 करण तभी आएंगे जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आएगा। तो यहाँ करण तो चलने वाला जो करण है वो 7 ही है, तो इसी का पुनरावृत्ति होता है। बाकी ये 4 जो है वो स्थिर रहते हैं। इस पर एक और वीडियो विस्तार से बनाएंगे, लेकिन अभी केवल समझने के लिए इतना केवल समझ लीजिए कि करण होते हैं 11, उसमें से 7 करण जो होते हैं वो चल करण होते हैं, 4 करण जो होते हैं वो स्थिर करण होते हैं। ये एक ही जगह स्थिर रहते हैं और ये अस्थिर रहते हैं, यानी कि ये बदलते रहते हैं। ये 4 स्थिर करण हैं, ये पूर्णतः अशुभ माने जाते हैं। और ये 7 करणों में से एक विष्टिकरण है, जो कि विष्टिकरण को जिसको भद्रा कहते हैं। ठीक है, तो भद्रा का देखना पड़ता है कि भद्रा कहाँ पे निवास कर रही है, तो उस हिसाब से उसको लेना चाहिए, नहीं तो उसका छोड़ा भी जाता है कुछ हिस्सा, जैसे कि मुख छोड़ना चाहिए या पूंछ छोड़ना चाहिए। वो मुहूर्त में जिस तरह से होता है, मांग रहेगा उस तरह से आपको गणित करके निकालना पड़ेगा। तो इस पर भी करेंगे वीडियो, एक अलग अलग से एक एक वीडियो आएगा। जैसे आज का वीडियो केवल तिथि पे था, अगला वीडियो वार, वो तो वार को तो साथ ही है, इस पर तो कोई संशय है ही नहीं। नक्षत्र का वीडियो होगा, पूरा नक्षत्र होगा उसमें। योग के लिए पूरा एक योग के बारे में बात करेंगे, और करण के बारे में जब करण का वीडियो आएगा, यानी कि ये लगभग 4 वीडियो बनेगा इसका। 4 वीडियो में ये पूरा पंचांग का विवरण पता चल जाएगा। उसके बाद पंचांग से मुहूर्त बनाना कैसे है वो सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत खराब हो इसलिए आवाज़ भी थोड़ा मेरा दब रहा है, लेकिन क्या करें, ये भी तो ज़रूरी है। तो इसलिए अभी के लिए धन्यवाद।
और अगर वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं अच्छा लगता है तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा, क्योंकि अगर सुधारने का भी अगर जरूरत हो तो हम सुधारने के लिए भी तैयार रहते हैं। ठीक है, तो रखते हैं अभी। जय सिया राम।